हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शालिनी कुमारी रिसर्च मेथड के क्लास में सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जानने से पहले जानना ज़रूरी है कि सैम्पलिंग का ज़रूरत क्या है या सैम्पल किसको कहते हैं। तो इसके पहले जो रिसर्च मेथड का क्लास हमने लिया था उसका टॉपिक था मेजर स्टेजेज ऑफ रिसर्च, शोध के महत्वपूर्ण चरण। उसमें एक चरण आता है सैम्पलिंग, मतलब सैंपल को सिलेक्शन करने का मेथड या हमारा जो सब्जेक्ट है उसको किस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं, उसका मेथड क्या होता है, ये एक टॉपिक था। तो आज उसी टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। किसी भी बिहेवियरल रिसर्च में, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो या नॉन एक्सपेरिमेंटल, उसमें पॉपुलेशन से कुछ चुने हुए सब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ता है और उन्हीं सब्जेक्ट को जो हम चुनते हैं उसी पे हमारा रिसर्च होता है। उन्हीं के आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और वो जो सैंपल या सब्जेक्ट चुनने की जो प्रक्रिया है उसी को सैम्पलिंग कहते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी शोधकर्ता अपने शोध के लिए एक खास पॉपुलेशन या खास जीव संख्या से कुछ निश्चित संख्या में सदस्यों का चयन करता है और तब इसी चयनित संख्या को ही वो अपने बिहेवियर रिसर्च में सैंपल कहता है। जो एक पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, उस खास पॉपुलेशन से वो जो कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया उसी को सैंपल कहते हैं। और ये जो सिलेक्ट करने की जो विधि है, आगे चल के उसको हम देखेंगे, अलग अलग तरह की विधियां होती हैं, उन्हीं सिलेक्ट करने की विधि को ही हम सैम्पलिंग कहते हैं। फिर से हम दोहरा रहे हैं कि किसी खास पॉपुलेशन में से किसी खास जीव संख्या से कुछ सब्जेक्ट का चयन कर लेना, चयन करना और उसी चयन की विधि को सैम्पलिंग कहते हैं। जो चयन हमने किया जिन लोगों का, वो हमारे लिए सैंपल हो गया और चयन की विधि सैम्पलिंग कहलाती है। समझ गया? जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा रिसर्च पटना में डॉक्टर्स के ऊपर होगा, ठीक है, तो यहाँ 10,000 डॉक्टर्स होंगे। तो हम डॉक्टर्स में से कुछ डॉक्टर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उन पे हम रिसर्च करेंगे, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं कि हम हर एक डॉक्टर्स के ऊपर अपना रिसर्च करें। तो कुछ डॉक्टर्स को चुनेंगे और उनके ऊपर रिसर्च करेंगे। वो हमारा रिसर्च का जो निष्कर्ष आएगा तो हम सारे डॉक्टर के ऊपर जनरलाइज कर देंगे। तो कुछ डॉक्टर को जो हमने चुना वो डॉक्टर हमारे लिए सैंपल होंगे और चुनने की विधि सैम्पलिंग कहलाएगी। समझ गए? अब सैम्पलिंग के दो प्रकार होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, संभाव्यता प्रतिदर्शन और असंभाव्यता प्रतिदर्शन। यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, संभावना, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। तो संभाव्यता प्रतिदर्शन वैसा प्रतिदर्शन है या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वैसा सैम्पलिंग है जिसमें से किसी भी पॉपुलेशन से जितने भी उसमें लोग हैं सबके चुने जाने की संभावना सेम होती है, 100% संभावना है। या सबके चुने जाने की संभावना उसको ज्ञात है मतलब वही है कि सबके चुने जाने की 100% संभावना है। मतलब कि हम डॉक्टर्स में से 10,000 में से चुनने जाएं तो 10,000 में से 10,000 का चुना जाना उतना ही 100% श्योर है, कोई भी चुना जा सकता है, सब नहीं चुना जाएगा। लेकिन ये नहीं पता है कि कौन चुना जाएगा, सबके चुने जाने की सेम संभावना रहेगी, वही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। मतलब इस सैम्पलिंग मेथड में रिसर्चर, प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता अपना पूरा किसी बायस से ऊपर उठकर, किसी प्रेजुडिस बायस से ऊपर उठकर रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। इसीलिए इसमें सबके चुने जाने की संभावना होती है सेम। सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को समझने से पहले एक बार कर्लिंगर की परिभाषा के द्वारा सैम्पलिंग हम अगर समझाएं तो उनका कहना है कि किसी भी जीव संख्या या समष्टि मतलब वही पॉपुलेशन हो गया, प्रतिनिधि के रूप में जब हम किसी खास संख्या में प्रतिदर्शों को चुन लेते हैं वो हमारे सैंपल कहलाते हैं और चुनने की विधि सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है, ये सैम्पलिंग हो गया। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वही जो रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। रैंडम मतलब कि कोई भी चुना जा सकता है। 10,000 का नाम अगर हमको कहिएगा कि कैसे हम रैंडम सेलेक्ट करेंगे मैम,
तो 10,000 डॉक्टर का नाम हम एक बड़े से बॉल में डाल देंगे, किसी भी 100 को हम उठा लेंगे, तो रैंडम सिलेक्शन हो गया, उसमें तो नहीं पता है कि किस 100 को हम उठा रहे हैं। तो यही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसका ठीक उल्टा होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है कि रिसर्चर अपने इच्छा के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार अपने सब्जेक्ट को चुन लेता है। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें जो पूरा पॉपुलेशन है उसमें से सबके चुने जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि रिसर्चर रैंडमली सेलेक्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ को चुन लेगा, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ को चुन लेगा। इसीलिए ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। तो जितना साइंटिफिक और सही निष्कर्ष प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के द्वारा आता है, उतना सही और साइंटिफिक निष्कर्ष नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के द्वारा नहीं आता है। अब हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी विस्तार से देखेंगे कि इसमें कितने टाइप्स हैं और उनके क्या क्या गुण दोष हैं। यूजी के सिलेबस में, आपके पार्ट 3 के सिलेबस में 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पढ़ना है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और नॉन प्रोबेबिलिटी से पढ़ना है कोटा सैम्पलिंग। तो इन तीनों को हम गुण दोष के साथ विस्तार से समझाएंगे और बाकी को भी हम थोड़ा थोड़ा समझाएंगे ताकि सब में डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पहला प्रकार सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन। हिंदी में प्रोनाउंस करना मुश्किल है, आपके लिए भी होगा, इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि इसको इंग्लिश में ही थोड़ा पढ़िएगा, टॉपिक को एटलीस्ट इंग्लिश में पढ़ने का कोशिश कीजिए। अब है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके नाम से भी ये भी स्पष्ट है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सबसे साधारण प्रकार है। इसमें फिर वही परिभाषा इसके लिए भी सटीक होती है कि सबके चुने जाने की, जितने भी यूनिवर्स में पॉपुलेशन है, सबके चुने जाने की संभावना है। ठीक है, हमारा जो सैंपल है, हम किसी को भी उस पॉपुलेशन से किसी को भी हम सैंपल के रूप में चुन सकते हैं। बस इसमें रैंडमली चुन लेना है और जो चुने हुए सैंपल हो गए वही हमारा रिसर्च का सैंपल हो जाएगा, और उस मेथड को हम, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इस मेथड को कहते हैं। फिर भी गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड ने इसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। गिलफोर्ड का कहना है कि साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन वो प्रतिदर्शन है जिसमें किसी जीव संख्या के प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की संभावना बराबर होती है और किसी व्यक्ति का चयन दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। मतलब सबका चयन स्वतंत्र है, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। रिसर्चर किसी को भी चुन सकता है और एक दूसरे पे उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इसीलिए इस मेथड का 2 प्रमुख विशेषता है कि सबके चुने जाने की समान संभावना है और एक दूसरे से स्वतंत्र है। कोई भी चुना जा सकता है, कोई एक दूसरे को इंटरप्रेट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। अब इसके कुछ मेथड्स बता देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे चुनेंगे। तो हमने पहले भी एग्जांपल दिया कि एक बड़े से बॉल में, उसको फिश बॉल ड्रॉ कहते हैं, बड़ा सा बॉल लेंगे और नीचे हम देखिए, आप हम एग्जांपल भी दिए हैं, बड़ा सा बॉल मतलब बड़ा सा कटोरा लेंगे और जितने भी सैंपल हैं उनका नाम लिख के हम डाल देंगे। और चीट जैसे उठाना आप लोग भी खेल में खेलते होंगे, और किसी का भी हम जितना भी साइज, सैंपल साइज है 100 है तो किसी 100 का नाम हम उसमें निकाल लेंगे, तो ये फिश बॉल ड्रॉ हो जाता है। या हम सिक्का उछाल के कर सकते हैं, कॉइन उछाल के, कि जिस तरह से लॉटरी विधि हो सकती है। तो इतने सारे मेथड्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मेथड है इसलिए इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। रिसर्चर बस रैंडमली, एकदम किसी भी प्रेजुडिस बायस से फ्री होकर रैंडमली सैंपल का सिलेक्शन करता है, और ये मेथड बहुत ही सिंपल है, इसी को हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इसके कुछ गुण दोष देख लें। सबसे पहला इसका गुण है इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, मतलब सबके चुने जाने की समान संभावना है। वाइड रेंज, चूँकि ये इतना सिंपल मेथड है इसीलिए इसका बहुत विस्तृत क्षेत्र है, बहुत सारे रिसर्च में ये यूज़ हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, ये जीव संख्या को बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वो सैंपल रैंडम सिलेक्शन है इसीलिए बहुत अच्छे से वो प्रतिनिधित्व कर पाएगा। मोर सिंपल मेथड, ये बहुत सिंपल मेथड है, तो जो नए नए रिसर्चर्स हैं वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका कुछ दोष है, नो सुटेबल फॉर हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन,
होमोजेनियस पॉपुलेशन और हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन में क्या अंतर है, पहले ये समझ लीजिए। होमोजेनियस मतलब समान जीव संख्या। जैसे कि कोई पॉपुलेशन है, कोई कहीं जनसंख्या है, वहाँ लगभग लोग एक जैसे हैं तो उसको होमोजेनियस कहते हैं, ठीक है। और हेट्रोजेनियस होता है मिश्रित जनसंख्या, बहुत तरह के लोग, बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, बहुत बहुत अलग अलग तरह के। तो जिस जनसंख्या में एक जैसे लोग होंगे वहाँ अगर रैंडम सिलेक्शन करेंगे तो ज़्यादातर उसी जैसे लोग चुने जाने की संभावना होगी। और जो मिश्रित जनसंख्या है तो वहाँ चुनने जाएंगे तो बहुत तरह के सैंपल आ जाएंगे। तो हो सकता है किसी खास ग्रुप से बहुत ज़्यादा सैंपल आ जाए और किसी ग्रुप से बहुत कम सैंपल आए। तो किसी का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो जाएगा, किसी का कम हो जाएगा, और फिर रिसर्च का जो कंक्लूज़न आएगा वो बहुत सही नहीं हो पाएगा, जनरलाइज नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन के लिए, जो मिश्रित जनसंख्या है उसके लिए ठीक नहीं होता है। और दूसरा दोष भी वही है कि डिफरेंट जो विशेषताओं के आधार पर पॉपुलेशन, जो अलग अलग विशेषताओं वाले पॉपुलेशन होते हैं जिसमें बहुत सारे विशेषता वाले लोग रहते हैं, उनके लिए भी सूटेबल नहीं है क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं होता है। तो इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि अगर ये हेट्रोजेनियस के लिए यूज़ हो तो सही नहीं है। दूसरा टाइप, इसी दोष को दूर करने के लिए रिसर्चर्स ने दूसरा टाइप का ईजाद किया, उसको कहते हैं स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। उसमें हमारा सबसे बड़ा दोष क्या है कि विभिन्न विशेषताओं वाले पॉपुलेशन के लिए सही नहीं है। अब यहाँ वही किया गया, इसलिए इसको स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन कहते हैं। इसमें पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, सबसे पहले उसको उसके विशेषताओं के आधार पर छांट लिया जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि इन दिस सैम्पलिंग इन्वॉल्व स्प्लिटिंग सब्जेक्ट इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स एंड देन यूजिंग सिंपल रैंडम टेक्निक टू यूज सैम्पल। सबसे पहले हम उनकी विशेषताओं के आधार पर छांट लेते हैं, जैसे कास्ट, रिलीजन, सेक्स, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, किसी भी विशेषता के आधार पर सबसे पहले विशेषताओं के आधार पर हम छांट लेंगे। पहले मेल फीमेल अलग कर लेंगे, फिर इंटेलिजेंस के आधार पर छांट लेंगे, एबव इंटेलिजेंस, बिलो इंटेलिजेंस, एवरेज इंटेलिजेंस, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, सब जब विशेषताओं के आधार पर छंट गया, अब उसमें से हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। तब तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी खास ग्रुप से ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो गया या किसी ग्रुप से कम, क्योंकि हमने पहले विशेषताओं के आधार पर छांटा, फिर हमने उसको रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से बस इस तरह ये अलग है कि इसमें पहले विशेषताओं के आधार पर पॉपुलेशन छंटता है और फिर उससे चयन होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब इसके गुण दोष देखिए। सबसे पहला इसका गुण है एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव। चूँकि पहले विशेषताओं के आधार पे पॉपुलेशन छंट गया और तब उसमें से सैंपल सिलेक्शन हुआ, इसीलिए एकदम माना जाता है कि एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करता है ये अपने ग्रुप का। जिस भी ग्रुप से हम लोगों को लेंगे, हम फिर से यहाँ अपने पुराने एग्जाम्पल को दोहराते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि जैसे पटना में 10,000 डॉक्टर्स हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनके स्पेशलाइजेशन के आधार पे उनको छांट लेंगे, ठीक है। ऑर्थोपेडिक सदर हो गया, गायनी अलग हो गया, आई स्पेशलिस्ट, ईयर स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जितने भी तरह के हैं सबसे पहले हम उनको छांटेंगे। अब उनमें से हम जितना भी हमको 100 लेना है तो हम 10 कैटेगरी अगर है तो सब में से 10-10 लेंगे, 10-10 डॉक्टर। तो अब तो ये नहीं कह सकते कि किसी खास स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर ज़्यादा आ गए, किसी वाले कम आ गए। अब इसीलिए इसका जो होता है एक्यूट रिप्रेजेंटेशन होता है, एकदम सही, ठीक है। दूसरा इसका गुण है रिक्वायर स्मॉलर ग्रुप। चूँकि इसमें बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से छांटा गया है, इसलिए छोटा ही सैंपल साइज पूरे सैंपल को, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए छोटा सैंपल ज़रूरत होता है। ग्रेटर प्रिसाइसन मतलब सटीक इसका निष्कर्ष आता है, सटीक रिप्रेजेंटेशन होता है। और मोर इकोनॉमिक, चूँकि छोटा सैंपल का ग्रुप चाहिए इसीलिए कम खर्च में हो जाता है। इसके दोष क्या हैं, कैन नॉट यूज़ इन ऑल रिसर्च। ये इसका सबसे बड़ा दोष और सबसे प्रमुख दोष ये है कि बहुत सारे रिसर्च में ये मेथड यूज़ नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं सर्वे विधि हमको करना है, कोई भी चीज़ के लिए सर्वे करना है, जैसे मान लिया अभी कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, तो मान लेते हैं पटना के सारे लोगों पे ये सर्वे करना है कि आपके डॉक्टर्स किस तरह का सुविधा दे रहे हैं, ग्रोसरी वाले किस तरह का सुविधा दे पा रहे हैं, पुलिस वाले, सफाई कर्मी, तो उसके लिए तो मैक्सिमम लोगों का हमको राय चाहिए होगा। तो इसमें हम अगर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो नहीं हो पाएगा, सर्वे मेथड ही हो पाएगा।
तो इसीलिए कहा गया है कि बहुत सारे रिसर्च में ये यूज़ नहीं हो सकता है। दूसरा इसका है रिक्वायर मोर टाइम एंड एनर्जी, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा कैटेगराइजेशन का ज़रूरत होता है, बहुत ही प्लानिंग का ज़रूरत होता है, इसीलिए इसमें टाइम और एनर्जी ज़्यादा लगता है। और तीसरा दोष है कि बहुत इफ़िशिएंट प्लानिंग चाहिए, मतलब कि बहुत ही इसमें सधा हुआ रिसर्चर चाहिए जिसको बहुत नॉलेज है, जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो ही बहुत वो अच्छे से सिस्टमेटिकली इस मेथड को यूज़ कर सकता है। ये कहने में सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन धरातल पे जब रिसर्च करने हम जाते हैं तो ये बहुत ही बायस से उठ के, अपने सारे प्रेजुडिस से, अपने एटीट्यूड से उठ के इसको करना पड़ता है, इसलिए बहुत ही इफ़िशिएंट इसमें चाहिए प्लानिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का तीसरा प्रकार है क्लस्टर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग। ये आपके सिलेबस में तो मेरे हिसाब से नहीं है, फिर भी हम इसके बारे में बता दें क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है एरिया सैम्पलिंग। एरिया सैम्पलिंग से मतलब है क्षेत्र प्रतिदर्शन। इसमें क्या है, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ही बड़ा एक टाइप है, ठीक है। यहाँ हम डायग्राम से नहीं समझा पा रहे, नहीं तो और अच्छा समझा पाते। मान लेते हैं कि हमको भारत, यही जो कोरोना वायरस का हमको सर्वे करना है, हमको भारत के अलग अलग 25 जिलों, पूरे भारतवर्ष से 25 जिलों के लोगों पर करना है। तब हम क्या करेंगे, हमको नहीं पता हम कहाँ 25 जिला चुने, तब हम भारत का मैप लेंगे, मैप में ही पहले 25 जिलों को रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब उन 25 जिलों में हम अपने टीम को भेज के रिसर्च करवा सकते हैं। तो इसीलिए इसको एरिया सैम्पलिंग कहते हैं। पहले एरिया को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है और फिर उस एरिया से जाके सैंपल सेलेक्ट करके उन पे रिसर्च किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको एरिया सैम्पलिंग कहते हैं। अब सैम्पलिंग का दूसरा प्रकार, अभी तक हम लोगों ने देखा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के तीनों प्रकार, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और एरिया सैम्पलिंग। अब देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी के कितने प्रकार होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो सबसे पहले फिर से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम आपको बता दें कि ये ऐसा असंभाविता प्रतिदर्शन, ऐसा प्रतिदर्शन है जो बहुत साइंटिफिक नहीं होता है। रिसर्चर अपने इच्छानुसार, सुविधानुसार अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करता है, इसीलिए जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना इसमें ज्ञात नहीं होती है, ठीक है। इसका सबसे पहला और प्रमुख प्रकार है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग को जब आप ऊपर पढ़िएगा तो आपको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जैसा लगेगा, लेकिन अच्छे से पढ़िएगा तो ये वैसा नहीं है। हम इसको करलिंगर की परिभाषा से समझाते हैं। करलिंगर के अनुसार ये एक ऐसा प्रतिदर्शन है जिसमें पहले पॉपुलेशन को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभिन्न स्ट्रैटा में तो छांट लिया जाता है और फिर उनको अपने इच्छा के अनुसार जो सूटेबल है उनमें से सदस्यों को चुन लिया जाता है, ठीक है। तो अंतर कहाँ हो गया, स्ट्रैटा के अनुसार तो ये भी छटा, मतलब विशेषताओं के आधार पे तो ये भी छट रहा है पॉपुलेशन में, परंतु सिलेक्शन की विधि रैंडम न होके अपने इच्छा के अनुसार है, अपनी सुविधा के अनुसार है, इसीलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ जाता है। समझ गए। फिर से एक बार हम समझा देते हैं कि इसको क्या करते हैं, पहले पॉपुलेशन को विशेषताओं के आधार पर छांट लेते हैं विभिन्न स्ट्रैटा में, विभिन्न स्तरों में, और फिर अपने सुविधा और अपने इच्छा के अनुसार हम पॉपुलेशन सैंपल को चुन लेते हैं और इसी को हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग के भी कुछ गुण दोष हैं। इसका पहला गुण है कि ये रिलेटिवली बहुत ही ईजी है एडमिनिस्टर करने में। इजी तो रहेगा ही क्योंकि हमको रैंडम सिलेक्शन नहीं करना पड़ रहा। रैंडम सिलेक्शन में थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं उसमें, इसीलिए हम इसको इजी मान सकते हैं। दूसरा है कैन बी परफॉर्म क्विकली, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत साइंटिफिक प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, कम पैसे खर्च में हो जाता है, जब हमको टाइम नहीं लग रहा है, जब बहुत ईजी है एडमिनिस्टर करने में तो पैसा भी कम खर्चा होगा। अकाउंट फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, हम इसमें हर एक स्तर से, स्तर तो चूँकि हम बांट ही रहे हैं विशेषताओं के आधार पर, तो हर एक स्तरों से हम सैंपल को चुन लेते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपने पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव मोटा मोटी कर ही रहा है।
और 5वां गुण है यूजफुल मेथड व्हेन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आर नॉट पॉसिबल। ये वहाँ बहुत सूटेबल है जहाँ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कोई प्रकार सूटेबल नहीं हो पाता है। बहुत बार ऐसा रिसर्च में आता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ नहीं हो पा रहा है, तब हम कोटा सैम्पलिंग अपनाते हैं, क्योंकि ये उतना ज़्यादा अनसाइंटिफिक नहीं है, इसीलिए हम कोटा सैम्पलिंग यूज़ कर लेते हैं। इसका कुछ दोष है कि इसमें रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, ये तो सबसे बड़ा दोष है, और चूँकि रैंडम सैम्पलिंग नहीं हो रहा है इसीलिए तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये आ गया। दूसरा दोष है इसका कि इसमें बाइस्ड हो जाता है रिसर्चर। जैसे ही उसको ये छूट मिलता है कि अपने इच्छा के अनुसार हम चुन सकते हैं, तो वो अपना बहुत सारे वेरिएबल्स को नियंत्रित नहीं कर पाता है, अपने बाइस्ड को, अपने प्रेजुडिस को नियंत्रित नहीं कर पाता है, और थोड़ा सा ये इन सब चीज़ों से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के और टाइप्स को हम जो कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल, या इसको हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक प्रतिदर्शन। एक्सीडेंट आपको पता है किसको कहते हैं। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग एक्सीडेंट वर्ड से ही बना है। यह वैसा प्रतिदर्शन है जो सबसे रफ माना गया है। इसमें शोधकर्ता उन व्यक्तियों को अपने सैंपल के रूप में चुन लेता है जो उसको सबसे सुविधा से और सरलता सबसे पहले मिल जाते हैं। ठीक है, बस उसको सबसे पहले जो सुविधा के अनुसार जो मिल गए जो सैंपल, उनको वो चुन लेता है, और इसीलिए इसको एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई टीचर अगर किसी स्कूल कॉलेज क्या किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए कोई रिसर्च कर रहा है, तो वो अपने क्लास का सब स्टूडेंट को चुन लेगा, क्योंकि उसको सुविधा से मिल रहे हैं, और उन्हीं पे रिसर्च करके कहेगा कि ये सारे स्कूल कॉलेज के लिए जनरलाइज हो गया। परंतु ये बहुत ही इसका रिजल्ट जो है अब जनरलाइजेशन के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि उसने रैंडम सिलेक्शन नहीं किया है, केवल अपने स्टूडेंट्स को चुन लिया, इसलिए इसको एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। दूसरा है उद्देश्यपूर्ण या निर्णायक प्रतिदर्शन, जिसको हम जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं। इसको गिलफोर्ड ने बहुत अच्छे से समझाया है। उनका कहना है उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन वह है जिसे स्वेच्छा से चुना जाता है, क्योंकि रिसर्चर को ऐसा लगता है कि उसके सैंपल में जनसंख्या का प्रतिनिधि होने का अच्छा गुण मौजूद है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, रिसर्चर को ऐसा लगता है कि उसका जो सैंपल है वो सही रिप्रेजेंटेटिव है, और इसीलिए उसको चुन लेता है, इसीलिए इसका नाम है जजमेंटल। रिसर्चर को चूँकि ये लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही कि सही प्रतिनिधि है, उसका सैंपल सही प्रतिनिधि है अपने जनसंख्या का, चूँकि उसको ऐसा लगता है इसलिए वो चुन लेता है और उसी पे अपना रिसर्च कर लेता है, इसीलिए इसको जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये एक्सीडेंटल से थोड़ा तो अच्छा है पर वो पूरा तरह के साइंटिफिक नहीं है, इसीलिए इसको भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रखा गया है। और सबसे लास्ट जो टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का है वो स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसको हिंदी में कहते हैं हिमकंदुक प्रतिदर्शन। स्नोबॉल का मतलब होता है बर्फ़ का गोला। हम क्या कभी आप कोई अगर गया हो बर्फ़ में, या आप टीवी पे देख सकते हो, बर्फ़ का गोला आप छोटा सा बनाइए, उसको लुढ़का दीजिए, धीरे धीरे वो बड़ा गोला बन जाता है। इस तरह से ही ये सैम्पलिंग मेथड भी है। इसमें जो प्रतिदर्श को चुनने का तरीका है कुछ इसी तरह से है। ये ज़्यादातर सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में यूज़ होता है, लेकिन साइकोलॉजी में भी होता है। मान लेते हैं कि हमको समाज के कुछ खास ऐसे सदस्यों या ग्रुप या वर्ग पर रिसर्च करना है जो बहुत पॉपुलर नहीं है या जिनको हम बहुत नहीं जानते हैं, परंतु उनके बारे में हमको रिसर्च करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले उन्हीं सैंपल्स को चुनेंगे, 2, 4, 5, 10 जिसको भी हम जानते हैं, जो हमारे संपर्क में हैं, और फिर उन्हें कहेंगे कि आप अपने से संबंधित जिसको समझते हैं कि इस रिसर्च में वो भाग ले सकता है, इस आपसे जुड़े हैं, उनको भी इस रिसर्च में शामिल कीजिए। तो धीरे धीरे हमारे सैंपल का साइज इस तरह से बड़ा होता जाएगा और हमारा रिसर्च हो पाएगा। देखिए, जैसे मैंने लिखा भी है, दिस सैम्पलिंग रेफर्स टू ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इन विच रिसर्चर बिगेन विथ ए स्मॉल पॉपुलेशन। स्मॉल पॉपुलेशन से रिसर्च शुरू हो रहा है, ऑफ नॉन इंडिविजुअल, जिसको वो जानता है, ठीक है, एंड एक्सपैंड द सैम्पल बाई आस्किंग दोज इनिशियल पार्टिसिपेंट्स। अब वो धीरे धीरे उसी पार्टिसिपेंट्स को कहता है कि अब धीरे धीरे आप जिसको जानते हैं उनको भी इसमें शामिल कीजिए, टू आइडेंटिफाई अदर्स दैट कुड पार्टिसिपेट इन दिस स्टडी। ठीक है, आप जिसको जानते हैं उनको भी इस रिसर्च में शामिल कीजिए, धीरे धीरे ये ग्रुप बड़ा हो जाता है। तो इसको स्नोबॉल कहते हैं।
ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमको किस पे हमारे जो सेल्समैन वगैरह आते हैं हमारे यहाँ का कुछ बेचने, उन पे कोई रिसर्च करना है, उनके जीवन के बारे में जानना है, उनका पर्सनालिटी ट्रेट्स जानना है, तो हमारे यहाँ जो 2 3 4 आते हैं उनका मान लेते हैं मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, तो उनको कॉन्टैक्ट करके हम बुला लेंगे और तब उनको कहेंगे कि आप जितने सेल्समैन को जानते हैं, हमको 100 सैंपल साइज चाहिए, आप 100 लोगों को धीरे धीरे अपना कॉन्टैक्ट बढ़ाते हुए इसमें शामिल कीजिए। अब जब हमारे पास 100 सैंपल हो जाएगा तब हमको जो चीज़ उन लोगों का जिस ट्रेट का एडजस्टमेंट हो गया, एंग्जाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, जो भी मेज़र करना होगा उसको हम मेज़र करके हम अपना रिसर्च करेंगे। तो इसको स्नोबॉल कहते हैं, क्योंकि छोटा से ये सैंपल धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सैम्पलिंग क्या है, सैंपल किसको कहते हैं, सैम्पलिंग के मेथड्स क्या हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और उसके टाइप्स क्या हैं, सबके गुण दोष क्या हैं। आप सबको अच्छे से अध्ययन करिए और अगर फिर कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।